नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांत निकेतन में। आज हम सभी एनटीए यूजीसी नेट का सॉल्व पेपर देखेंगे। गत वर्षों के जो सॉल्व पेपर हैं उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर विस्तृत तौर पर समझते हुए एकदम आसान सी भाषा में। तो चलिए हम अपना सॉल्व पेपर देखते हैं। आज ये जो हमारा सॉल्व पेपर है वो है 2021 का। यह नवंबर मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, यह उसका सॉल्व पेपर है। तो हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो है, अरे यावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है। विकल्प है हमारे, ए एक टायर की राम कहानी, बी लेखक के चालक की कहानी, सी मिस्टर पीटर की कहानी, डी ब्रह्मपुत्र की कहानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया है ए और सी, दूसरा है ए और डी, तीसरा है ए और बी और चौथा है बी और सी। तो हमें बताना है कि हमारे कौन से उत्तर इस प्रश्न में सही हैं। तो अरे यावर रहेगा याद जो हमारा अज्ञे जी द्वारा रचा गया एक यात्रा वृत्तांत है जो कि हमारे सिलेबस में लगाया गया है, उसी से संदर्भित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो अरे यावर रहेगा याद का इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में अरे यावर रहेगा याद जो कि अज्ञे जी द्वारा रचा गया है उसका प्रकाशन वर्ष है। और यह 8 यात्राओं का वृत्तांत इसमें दिया गया है। कितनी यात्राओं का वृत्तांत दिया है, तो 8 यात्राओं का वृत्तांत इसमें दिया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पहली बात 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरी बात 8 यात्राओं का वृत्तांत इसमें दिया गया है। और जिसके संदर्भ में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि परशुराम से तूर्खम जो है यह इनका पहला भाग है। उन 8 यात्रा वृत्तांतों में से पहली यात्रा है इनका परशुराम से तूर्खम। परशुराम से तूर्खम में लेखक ने एक ट्रक है, उस ट्रक के पहिए को आधार बनाकर ट्रक की राम कहानी का वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह हमारा पहला कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, एक ट्रक के टायर की राम कहानी का इन्होंने वर्णन किया है। इसके साथ साथ ट्रक का टायर जो है वो ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए चलता है। साथ ही साथ ट्रक की स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी जो ट्रक का चालक है वो बहुत ही धैर्य के साथ कई सारी विषमताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे दूसरा किसका वर्णन किया है इन्होंने, तो दूसरा जो इन्होंने वर्णन किया है वो लेखक ने ट्रक चालक की कहानी का वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पे लेखक के चालक की कहानी और एक टायर की कहानी, ये दोनों सही होंगे। तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो तीसरा, ए और बी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 2। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो पहली रचना है भारत की भाषा समस्या, बी है मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, सी प्रेमचंद और उनका युग, डी भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें सही उत्तर का चयन करना है। हमारे विकल्प दिया है, पहला विकल्प है डी बी सी ए, दूसरा है ए बी डी सी, तीसरा है सी ए डी बी और चौथा है ए सी बी और डी। तो आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन्हें क्रम में लगाएं तो हमारा कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो है सी अर्थात सी प्रेमचंद और उनका युग। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो यह जो है 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी में प्रेमचंद और उनका युग का प्रकाशन हुआ। इसके जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इसमें रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद की जो कृतियां हैं उनका मूल्यांकन करते हुए ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक
परिवेश की पृष्ठभूमि में किया हुआ है। प्रेमचंद की कृतियों का ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक परिवेश की पृष्ठभूमि में इन्होंने उनकी कृतियों का मूल्यांकन किया है। तो कौन है? रामविलास शर्मा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। दूसरे नंबर पे हमारी रचना आएगी ए, भारत की भाषा समस्या। भारत की भाषा समस्या जो है वह 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें जो है भाषा की समस्या पर विचार विमर्श किया गया है। यह भी रामविलास शर्मा की ही रचना है। इसमें रामविलास शर्मा ने के अनुसार यह विशुद्ध भाषा विज्ञान की समस्या नहीं बल्कि बहुजातीय राष्ट्र के गठन और विकास की ऐतिहासिक राजनीतिक समस्या है। तो ये है। और बाकी तीसरी रचना है हमारा डी, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वह है 1975। 1975 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें भारतेंदु युग की सांस्कृतिक विरासत, उनके जन्मवादी स्वरूप और साथ ही साथ साहित्य की मूल प्रेरणा एवं प्रवृत्ति और 3 शताब्दियों की भाषा संबंधी जो विकास की रूपरेखा है उसको एक विस्तृत विवेचन यहाँ पे किया गया है। तो ये जो रचना है इसका प्रकाशन 1975। अगला है मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1986। 1986 में मार्क्स और पिछड़े हुए समाज का प्रकाशन हुआ और यह जो ग्रंथ है वो 8 अध्यायों में विभाजित है। हम बात कर रहे हैं बी की। और इसमें विश्व पूंजीवाद और उसके जो सर्वग्रासी जो कह सकते हैं आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो मार्क्सवादी सामाजिक चिंतन है उसकी एक तरीके से मतलब पूरा उस पर प्रकाश डाला गया है। इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य जाति को विनाश से कैसे बचाया जाए। एक पूंजीवाद और मार्क्सवाद में मतलब प्रभावित है। पिछड़े हुए समाज को दिखाया गया है इसमें, कैसे पूंजीवाद से शोषित लोगों को दिखाया गया है। ये सारी बातें इस बुक में की गई है। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाता है वो है तीसरा अर्थात सी, ए, डी और बी। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? विकल्प है 1 वामा शिक्षक, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी और चौथा है श्यामा स्वप्न। तो किस में किया गया है, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? तो यह जो चित्रण है वो किया गया है हमारे परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ और यह जो रचना है वह लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचा गया उनका पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का इसे प्रथम मौलिक उपन्यास भी कहा जाता है और यह हमारे सिलेबस में भी लगाया गया है और हमने इसे पढ़ाया भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वहाँ लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम देखेंगे तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? दूसरा, परीक्षा गुरु में ही ये बातें दिखाई गई हैं और इसमें एक रईस होता है, मदन मोहन नामक रईस होता है, उसी के पतन और उसके सुधार की कहानी कही गई है। इस उपन्यास को विस्तृत तौर पे आप हमारे चैनल पे जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? पहला है मलूक दास, बी है बाबा लाल दास, तीसरा है ईश्वर दास और चौथा है सुंदर दास। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ईश्वर दास। वह क्या है? ईश्वर दास। ईश्वर दास जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। इनका जो संबंध है वो राम काव्य धारा से है। राम काव्य धारा से है, इनका राम काव्य धारा से संबंध है। ईश्वर दास की जो रचना है उसका नाम है सत्यवती कथा। इनकी रचना का नाम है सत्यवती कथा और इसमें इस रचना के बारे में हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। सत्यवती कथा
जो रचना है सत्यवती कथा, इसमें 58 दोहों में यह रचना लिखी गई है। कितने दोहों में? 58 दोहों में यह रचना लिखी गई है, और जिसमें 5-5 दो चौपाइयों के बाद एक दोहा है। 5-5 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। इसकी जो भाषा है वह ठेठ अवधी है। तो बाकी जो हमारे कवि हैं वो सारे संबंध रखते हैं निर्गुण भक्ति काव्य से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। शब्दार्थ योर्यथावत्स सह भावेन विद्या साहित्य विधा किसका कथन है? तो यह एक कथन है जो पूछा गया है कि किसका कथन है। तो यह जो कथन है वो है, पहले विकल्प हम देख लेते हैं। पहला है कुंतक, दूसरा राजशेखर, तीसरा भोजराज और चौथा विश्वनाथ। तो यह जो हमारा विकल्प इसमें सही होगा वो है बी, दूसरा राजशेखर। यह जो कथन है वो राजशेखर का है। आचार्य राजशेखर जो हैं वो 10वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं और ये काव्य शास्त्र के पंडित थे, और इनकी रचना जो है उसका नाम है काव्य मीमांसा। इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है काव्य मीमांसा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। छठा प्रश्न है हमारा, पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। पूछा गया है पुरुरवा के संवाद। ए, कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर जाता है। बी, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। सी, कुसुम और कामनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। डी, प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प दिया है बी और सी, या फिर ए और सी, या फिर ए और बी, या फिर बी और डी। तो हमें इसमें पता करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पुरुरवा द्वारा जो कहा गया संवाद है उसके हिसाब से हमारा जो विकल्प सही होगा वो है डी, अर्थात चौथा विकल्प सही है, अर्थात बी और डी। बी और डी हमारे कथन सही हैं। यानी मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ और प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो यह जो पात्र है पुरुरवा, वह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई रचना उर्वशी का नायक है। उसी के द्वारा यह कहा गया है। उर्वशी जो है उसे एक तरीके से हम प्रेम और सौंदर्य का काव्य कह सकते हैं, और इस रचना के लिए दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये सब आप जानते रहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे हम देखेंगे 7वां प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। विकल्प है 1 राक्षस, बी सिंहरण, 3 इनिसा क्रिटिज, 4 वररुचि। तो इसमें हमारे कौन से विकल्प सही हैं? तो इसमें हमारा जो विकल्प सत्य है वह है 4 वररुचि। चाणक्य ने वररुचि से कहा था, इसमें पूछा गया है कि किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया करते हुए चाणक्य ने कहा था। तो वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया करते हुए चाणक्य ने यह बात कही गई थी। जब यह इन्होंने तब कहा था जब वररुचि ने चाणक्य को पाणिनि के प्रयोगों का पता लगाने के लिए तक्षशिला जाने के लिए कहते हैं, तब वही चाणक्य कहते हैं कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। और यह जो चंद्रगुप्त नाटक है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया नाटक है, और इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो 1931 ईस्वी। और अगर आपने इसे विस्तृत तौर पर इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसे पढ़ाया गया है, आप वहां जा कर के पढ़ सकते हैं। नाटक हिंदी नाटक के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाएंगे, आपको यूजीसी के सिलेबस में जितने भी नाटक लगाए गए हैं वो सभी वहां मिल जाएंगे। फिलहाल हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो विकल्प है, तथ्य देख लेते हैं पहले। ए,
जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। बी, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। सी, इसमें कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। डी, कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। तो इसमें से बताना है हमें कि कौन सा तथ्य सही है। विकल्प है पहला ए और डी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा बी और डी। तो बच्चन सिंह के अनुसार अगर हम देखें तो उनके तथ्यों को, तो उस हिसाब से हमारा जो विकल्प सही होगा वो है तीसरा ए और सी। ए और सी अर्थात ए, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है, यह सत्य है। और सी, कि इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। ये दोनों जो कथन हैं वो बच्चन सिंह से संबंध रखते हैं। परिवर्तन कविता के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। इसका प्रकाशन अगर हम देखें 1926 में पल्लव नाम के काव्य संग्रह में हुआ था। परिवर्तन जो है एक लंबी कविता है और इस कविता के माध्यम से पंत जी ने परिवर्तन की शक्ति के विषय में बताया हुआ है। तो यह बातें थी परिवर्तन कविता के संदर्भ में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण बताना है। अभिकथन है स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण बताया गया है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चौथा है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो देखते हैं कौन सा सही है विकल्प। तो विकल्प हमारा जो इसमें सही है वह है तीसरा, ए सत्य है किंतु आर जो है वह असत्य है। कैसे? स्त्री विमर्श जो है स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, बिल्कुल यह सत्य है क्योंकि नारी जीवन में अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और नारी सशक्तिकरण को और नारी अस्मिता को केंद्र में रखकर ही स्त्री विमर्श की कई सारी रचनाएं भी रची गई हैं। तो वह स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। स्त्री अस्मिता नारी सशक्तिकरण का समर्थन करता है। किंतु दूसरा हमारा क्या है, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। वह परम विरोधी नहीं अपितु कह सकते हैं उसका पक्षधर है। स्त्री विमर्श जो है वो राजनीतिक आंदोलनों, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी के रूप में हम उसे कह सकते हैं, जो कि राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक लैंगिक समानता को परिभाषित करते हुए उसे स्थापित करने और उसे प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करता है। कि मतलब उसमें कुछ अलग नहीं है, वो उसका विरोधी नहीं है, वो स्त्रीतर अस्मिता का विरोधी नहीं अपितु उसका पक्षधर है। तो इसलिए मतलब हमारा ए सत्य है और आर असत्य है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? ए, संस्कृति का अंश नहीं है। बी, निर्जीव होती है। तीसरा है अनुपयोगी है। चौथा है जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है तीसरा, अनुपयोगी है। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा अनुपयोगी है। परंपरा सिद्धांत इलियट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इलियट की दृष्टि में परंपरा जो है वो संस्कृति का वह अंश है जो अतीत के रूप में प्राप्त होकर वर्तमान का निर्माण करती है। वह यह जो परंपरा है वह भविष्य से संबद्ध है क्योंकि परंपरा जो है वो अतीत को वर्तमान से जोड़कर ज्ञान का विस्तार करती है। तो इस तरह से अगर देखें तो इलियट कहते हैं कि परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। परंपरा तो अविच्छिन्न प्रवाह है जो अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य तक प्रवाहित होती है। परंपरा का विस्तार देश में भी है और काल में भी है। तो इस तरह से इनका यह कथन है।
अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन्हें हमें एक कारण बताना है और एक कथन है, तो उसमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। कथन देख लेते हैं। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है क्योंकि, कारण दिया गया है, वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो देख लेते हैं कि क्या सत्य है, कौन सा कारण सत्य है या कथन सत्य है या फिर दोनों ही सत्य हैं। तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो है चौथा, ए असत्य है और आर सत्य है। अर्थात उपन्यास जो है वो मानवेतर चित्रण का निषेध करता है, यह कथन असत्य है क्योंकि उपन्यास में मानव के अतिरिक्त भी चरित्र का यथार्थ और विस्तृत रूप से गहन चित्रण किया जाता है। इसके साथ ही साथ उपन्यास जो है वो मानव चित्रण पर भी विशेष बल देता है और एक तरीके से व्यापक स्तर पर सामाजिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। मानव जो चरित्र है उस पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना हम उपन्यास का मूल तत्व एक रूप से कह सकते हैं। तो इसलिए यह जो पहला कथन है हमारा वो असत्य है और उसका जो कारण दिया गया है वो सत्य है। चलिए हम आगे देखते हैं, फिर से कथन और कारण दिया है। कथन है, नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण बताया गया है क्योंकि नाटक में उपदेश के अतिरिक्त कोई और बात नहीं हो सकती। इसमें देख लेते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा वह है तीसरा, ए सत्य है और आर असत्य है। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है, यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि नाटक के माध्यम से समाज में जो समाज में लोग हैं उनमें एक तरीके से उपदेश का कार्य करती है। कभी कभी सामाजिक समस्याओं पर भी नाटक होते हैं जो समाज में एक उद्देश्य को लेकर लिखे जाते हैं या खेले जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नाटक में उपदेश के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं हो सकती तो यह जो है वो गलत है क्योंकि नाटक में उपदेश के अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त नाटक का जो उद्देश्य है वो मनुष्य की प्रगति को आगे बढ़ाने का संदेश देना और सुझाव देना भी होता है। तो केवल उपदेश देना अकेले नहीं हम कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो कारण है वो असत्य हो जाएगा और कथन सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण का विवेच्य है, एक छंद, दूसरा अलंकार, तीसरा रस, चौथा ध्वनि। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वह है अलंकार। अलंकार जो है वह भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचा गया एक उनका ग्रंथ है जो कि अलंकार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं, दिया गया है दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी और राजेंद्र यादव। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला विकल्प है ए और डी, दूसरा है बी और डी, तीसरा है ए और सी और चौथा है सी और डी। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है बी और डी। बी और डी अर्थात निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव, इन दोनों का संबंध नई कहानी आंदोलन से रहा है। दूधनाथ सिंह का अगर हम संबंध देखें तो इनका संबंध साठोत्तरी कहानी आंदोलन से है और राजकमल चौधरी जो हैं उनका संबंध नई कविता से है। इनका संबंध नई कविता से है और इनका जो संबंध है दूधनाथ सिंह का, इनका साठोत्तरी कहानी आंदोलन से है। साठोत्तरी कहानी आंदोलन से है, तो ये भी आप याद रखें। बाकी ये निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव का संबंध नई कहानी आंदोलन से है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। सूची दी है, ये पहली सूची से दूसरी सूची का मिलान करना है। तो चलिए हम मिलान करते हैं, उसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं। होली है, दिया गया है रचनाएं, पीछे मत फेंकिए, मेरी जन्मभूमि, परंपरा, बंधन नहीं। इधर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और बाल मुकुंद हैं। तो 15वें का अगर हम सही विकल्प देखें तो कौन सा है? ए सत्य है। ए सत्य है अर्थात होली है। होली है किसकी रचना है? तो होली है जो रचना है वह है
सॉरी, यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प होगा वो है 3। 3 हमारा सही विकल्प होगा। होली है जो एक निबंध है और यह रचना है प्रताप नारायण मिश्र की। यह रचना प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। और पीछे मत फेंकिए जो रचना है वह है बाल मुकुंद गुप्त का। जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, उसी में से एक यह लिया गया है। तो इस शिव शंभू के चिट्ठी के संदर्भ में अगर हम थोड़ा सा देखें तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है वो 1904 में बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा। इसमें 1903 से 1907 के दौरान भारत और इसमें जो है जो चिट्ठे इनके प्रकाशित किए गए थे 8 चिट्ठे हैं। इनमें अगर हम देखें तो 8 चिट्ठे हैं जो लॉर्ड कर्जन के नाम से उनके ऊपर व्यंग रूप में और एक तरीके से सांकेतिक प्रहार करते हुए लिखे गए हैं। अब पीछे मत फेंकिए जो बाल मुकुंद गुप्त का चिट्ठा है वो उनमें से चौथा चिट्ठा है। वो उनमें से चौथा चिट्ठा है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला है मेरी जन्मभूमि। मेरी जन्मभूमि जो रचना है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है वो। और यह भी उनका एक ललित निबंध है। और अगला बचता है हमारा परंपरा बंधन नहीं, यह है विद्यानिवास मिश्र का। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सही है वो है तीसरा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हम अपना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद आवंती को माना है। तो हमारा जो विकल्प है वह है भामा, वामन, कुंतक और भोजराज। तो इसमें से जो सत्य विकल्प है वो है 4th भोजराज। भोजराज ने रीति का एक भेद आवंती माना है। आचार्य भोजराज ने रीति के टोटल 6 भेद माने हैं, जिसमें से पहला वैदर्भी, दूसरा गौड़ी, तीसरा पंचाली, चौथा लाटी, पांचवा आवंती और छठा है मागधी। तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, आवंती और मागधी, ये 6 भेद जो है वो आचार्य भोजराज ने माने हुए हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है चौथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियों का मिलान करना है। पंक्तियां दी गई हैं और हमें इधर रचनाएं दी गई हैं, उनसे मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो इसमें अगर हम अपने विकल्प सत्य की बात करें तो अगर हम ऐसे मिलान करें तो जो है विकल्प पहले देख लेते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प हमारा सही है पहला विकल्प सही है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। यह जो पंक्ति है वो परिवर्तन से ली गई है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रची गई कविता है। परिवर्तन को अभिव्यक्त करते हुए पंत जी ने यहाँ पे कहा है कि मिलन का समय प्रेमी प्रेमिकाओं को बहुत कम लगता है, जबकि विरह के विकट समय में विरह वेदना से व्याकुल होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा समय, दुख सुख जो है वो कुछ समय रह के ही चला जाता है, लेकिन दुख का प्रभाव जो है वो देर तक बना रहता है। अगला हम देखें, दूसरा पंक्ति है तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। यह जो पंक्ति है वो ली गई है कमायनी से। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई एक उनका महाकाव्य है, कालजयी रचना है। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। और यह जो पंक्ति है वो इड़ा सर्ग से ली गई है। ये जो पंक्ति है वो इड़ा सर्ग से ली गई है। ये सभी आप जानते रहिए। कमानी में 15 सर्ग हैं और इड़ा सर्ग जो है उनमें से 9वां सर्ग है। तो उसमें जो मनु है, मनु के संदर्भ में कहा गया कि मनु पुरुष होने के अहंकार में भूल जाते हैं कि इस संसार में नारी का भी कोई अस्तित्व है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगली पंक्ति है सिंधु की निसीमिता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। तो यह जो पंक्ति है वह है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के किस रचना से संबंधित है यह। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है सांध्य गीत उनका काव्य संग्रह है। तो उसमें एक रचना है फिर विकल है प्राण मेरे, उसी कविता से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। फिर विकल है प्राण मेरे, उसी
कविता से यह ली गई है, यह इनका काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगली अगली जो हमारी पंक्ति बची है, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। तो यह पंक्ति प्रिय प्रवास से ली गई है। प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का रचा गया महाकाव्य है जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। खड़ी बोली में लिखा प्रथम महाकाव्य है और इसमें टोटल 17 सर्ग हैं। तो यह भी आप जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपर्युक्त कथन कौन सा है? तो कथन दिए गए हैं। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विकट और उदात्त चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरा है राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। तीसरा है इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। चौथा है इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है। तो बताना है कि हमें कौन सा विकल्प सही है। पहला है ए और बी सत्य है, या फिर दूसरा दिया है ए और डी सत्य है, या फिर तीसरा दिया है ए और सी सत्य है, या फिर बी और डी सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है तीसरा, अर्थात ए और सी जो है वो सत्य है। राम की शक्ति पूजा जो है वह 312 पंक्तियों में लिखी गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में भारत नामक पत्रिका दैनिक समाचार पत्र जो था भारत उसमें हुआ था। तो चलिए आगे हम देखें अगर, तो इन्होंने जो है अपने जो छंद था, स्वरचित जो छंद था उसका प्रयोग इन्होंने शक्ति पूजा में किया हुआ है। इस कविता पर वाल्मीकि के रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से कहीं ज़्यादा अगर हम देखें तो बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जा सकता है। इसका मुख्य विषय जो है वो सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। इसके अलावा निराला के जो राम हैं वो आधुनिक राम हैं जो द्वंद्व में उलझे हुए हैं। तो ये रचना के संदर्भ में कुछ बातें थी। चलिए आगे हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। तो यह इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है दिया गया है, देख लेते हैं। पहला है सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं। दूसरा, किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। तीसरा, किसान राज समाज से अधिक सुखी है। चौथा, राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। इसमें जो सही विकल्प है वह दिया गया है चौथा कि राज्य सुख जो है वो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। उर्मिला का यह विचार नहीं है, अर्थात इसमें पूछा गया कि कौन सा विचार सही नहीं है। तो सही जो नहीं है वो है 4 कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। उनको लगता है कि जो बाहर हैं स्त्रियां, किसानी स्त्रियां जो हैं वो अपने पतियों के साथ हैं और बहुत खुश हैं। यहाँ हम मर्यादा के नाम पे, मतलब सुख के नाम पे, राज्य सुख के नाम पे, सामंती समाज के नाम पे चार दीवारियों में कैद हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिलहाल हमारा अगला प्रश्न है, कै विरहीन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाछड़ा, मोह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? ए, विरह की अतिशयता। दूसरा, प्रेम की सामान्य स्थिति। तीसरा, प्रेम की निष्ठुरता। और चौथा है उपालंभ। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है प्रेम की अतिशयता, अर्थात पहला सही है। इसमें प्रेम की अतिशयता का वर्णन है। यह पंक्ति जो है वो कबीर के दोहों से ली गई है। हम सभी जानते हैं ये चिर प्रसिद्ध पंक्ति है और इसमें बोला गया है कि जीवात्मा जो है वो ईश्वर के दर्शन को व्याकुल रहती है। 8 पहर की विरह की अग्नि जो है वह भी अब उसे सहन नहीं होती। वो यह चाहती है कि या तो प्रभु उसे मृत्यु प्रदान कर दें या फिर उसे दर्शन दे दें। तो यही इसमें बोला, इसका अर्थ दरअसल ये है। बाकी चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? तो ग्रंथ दिए हैं 10 रूपक, काव्यदर्श, साहित्य दर्पण और काव्यालंकार। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो जो सही उत्तर है हमारा वह है ए और सी, अर्थात 10 रूपक जो है वह और इसके साथ ही साहित्य दर्पण, ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो रस से संबंधित हैं। 10 रूपक जो है वो धनंजय की रचना है और इसमें 4 प्रकार हैं: वास्तु, नेता, नायक या नायिका एवं रसों का विस्तार। 4 प्रकार से किया गया है। इसमें 10 प्रकार के रूपक बताए गए हैं, उसी के आधार पे इसका नाम है 10 रूपक। साहित्य दर्पण जो है वो पंडित विश्वनाथ द्वारा रचा गया ग्रंथ है, जिसमें रस निरूपण और नायक नायिका भेद पर विचार किया गया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का? तो यह जो कथन है वह है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा जी ने ही कहा है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। क्योंकि हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं उनमें विषयों की व्यापकता है, विषयों की विविधता है। यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, हास्य, व्यंग, मनोरंजन सभी विषयों पर निबंध लिखे गए हैं, इसीलिए इन्हें निबंध रचना में सर्वाधिक सफलता मिली है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। ग्रंथ दिया गया है राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। तो नीचे विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है हमें, ए और बी या फिर बी और सी या फिर सी और डी या फिर बी और डी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है पहला ए और बी, राम सतसई और कड़खा रामायण। आचार्य शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में जो ग्रंथ गिनाए गए उसमें राम सतसई और कड़खा रामायण है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगर हम शिव सिंह सरोज की बात करें तो शिव सिंह सरोज जो है वह शिव सिंह सेंगर की रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी आप इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9, 5, 7 या फिर 13। बहुत ही आसान है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कितनी कहानियां हैं परिंदे संग्रह में? तो परिंदे जो कहानी संग्रह है, पहली बात तो यह किसका कहानी संग्रह है? तो यह जो है वो निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है और इसमें टोटल जो है वह 7 कहानियों का संग्रह है। जैसे इसमें अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। तो ये सारी कहानियाँ इसमें हैं। तो हमने आपको सारी कहानियाँ बता दी। अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड और सितंबर की एक शाम, और 7वां अंतिम है परिंदे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। कहानी संग्रह है फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। तो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो विकल्प सही होगा वह है दूसरा। सर्वप्रथम बी, नए बादल। नए बादल का जो प्रकाशन है वह है 1957 ईस्वी में। इसमें टोटल 16 कहानियाँ संग्रहित हैं। इसके बाद आता है डी, जानवर और जानवर का प्रकाशन इन्होंने 1958 ईस्वी में किया। और इसके बाद एक और जिंदगी जो इनका कहानी संग्रह है, इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में इन्होंने किया।
और इसमें पति पत्नी के दाम्पत्य संबंधों पर प्रकाश डालने वाली यह एक कहानी संग्रह है। इसमें मोहन राकेश के जीवन के सत्य तथ्यों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अंतिम है फौलाद का आकाश। इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। इसमें महत्वाकांक्षा और व्यावसायिक जो व्यस्तता है उसके कारण जो वर्तमान जिंदगी में कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है, उसी का यथार्थ रूप में जो है वो दिखाया गया है, रेखांकन किया गया है। चलिए, हमारा विकल्प हमने देख लिया, दूसरा सत्य है। ये हमने प्रकाशन वर्ष बता दिया, रचनाओं को बता दिया, मोहन राकेश की सारी रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के संदर्भ में आते हैं? दिया गया है दीपक, रोमांच, उल्लेख और वैदर्भी। तो इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है, ए और बी, या फिर बी और डी, या फिर ए और सी, या फिर सी और डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ए और सी। ए और सी, दीपक ए और सी, दीपक और उल्लेख। दीपक और उल्लेख का जो है ये जो है वो अलंकार हैं। इसके अलावा चलिए अगला हम अपना प्रश्न देखते हैं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? दिया गया है विभाजन की त्रासदी, नारी की विवशता और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर का चयन करना है बी और सी, या फिर ए और सी, या फिर ए और डी, या फिर बी और डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हमें बताना है। इससे पहले झूठा सच जो उपन्यास है वो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगाया गया है और इसे हमने बखूबी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। आप चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट है हिंदी उपन्यास के नाम से, उसमें सारे उपन्यासों को वहाँ पे हमने पढ़ाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो है ए और सी, अर्थात झूठा सच में विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता हमें देखने को मिलती है। यह जो है 2 भागों में विभाजित है। हमने जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने चैनल पे बताया हुआ है, 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग का नाम है वतन और देश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। पहला भाग है वतन और देश, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 है, और दूसरा है देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिसगंज, औराही हिगना, चिथिरिया पीर, सिरपुर बाजार। सही उत्तर का चयन करना है बी और सी, या फिर ए और बी, या फिर ए और डी, या फिर सी और डी। तो सही विकल्प जो है वह है ए और डी। ए यानी फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। तीसरी कसम जो कहानी है उसमें फारबिसगंज और सिरपुर बाजार का चित्रण है। यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी है और जिसका जो कि एक अंचल की कथा इसमें कही गई है, जिसका परिवेश एक तरह कह सकते हैं ग्रामीण है। इस पे फिल्म भी बनी है 1966 ईस्वी में, इस पे फिल्म भी बनी, जिसमें कि बताया गया है कि 3 कस्में नायक खाता है। और पहले यह जो कहानी है वो मारे गए गुलफाम के नाम से लिखी गई थी। यह कहानी 1959 ईस्वी में कहानी संकलन ठुमरी में प्रकाशित हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठुमरी में 59 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? बिहारी ससई की टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरीय प्रसाद नारायण। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है चौथा, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरीय प्रसाद नारायण, यह असंगत है।
ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई जो टीका है रसिक प्रिया की टीका, वह इसमें मतलब बोला गया है यह ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है, बल्कि यह टीका जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। और इसके जो टीकाकार हैं वो श्री रत्नमणि के जो शिष्य हैं समर्थ, उनकी है द्वारा लिखी गई। इस हिंदी में इस ग्रंथ के जो टीकाकार हैं वो सूरती मिश्र हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, चंदन बाला रास के रचयिता का नाम पूछा है। जिनधर्म सूरी हैं या फिर सुमतिगढ़ हैं या फिर मुनिजिन विजय हैं या फिर आशुगु हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है आशुगु, जो हम सभी जानते हैं। इसका समय वर्ष है 1257 वर्ष के आसपास की यह रचना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार हमें कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम देखें जन्म काल के आधार पर, तो सही विकल्प जो हमारा होगा वह है पहला। सर्वप्रथम आएंगे श्रीधर पाठक, उसके उपरांत हमारे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके उपरांत हमारे आएंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और अंतिम में हमारे आएंगे राम नरेश त्रिपाठी। श्रीधर पाठक का जो जन्म था वो 1800 श्रीधर पाठक का जो जन्म था वो 1858 ईस्वी में हुआ। इसके बाद उपाध्याय सिंह हरिऔध हैं, इनका जो जन्म हुआ वो 1865। इसके उपरांत गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883। इसके उपरांत राम नरेश त्रिपाठी 1889। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाली चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। तो हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा सही उत्तर होगा? हम सभी जानते हैं कि इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, बहुत इजी है। तीसरा बी और सी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। इसके अलावा चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास के पात्रों को पूछा गया है। पात्र दिए हैं कमला, शाहनवाज, सहदेव मिसर, बलभद्र नारायण। सही उत्तर का चयन करना है। बताइए सही उत्तर का चयन करना है क्या होगा? मैला आंचल उपन्यास हमने पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे। आप हिंदी उपन्यास के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। फिलहाल इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो दूसरा होगा ए और सी, कमला और सहदेव मिसर। कमला और सहदेव मिसर मैला आंचल के पात्र हैं। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें बिहार राज्य के मेरीगंज गांव के जीवन को चित्रित किया गया है। ठीक है। इसके कुछ और पात्र हैं जैसे डॉक्टर प्रशांत, बालदेव, कालीचरण, मंगला देवी, लक्ष्मी, महंत, सेवादास, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, रामदास, बामन दास और बाकी लोग। फिलहाल चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शिवपालगंज का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी, आधा गांव, जुलूस या फिर बलशनमा। तो हम सभी जानते हैं शिवपालगंज का गांव का चित्रण राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है और आपको पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, आप जाकर पढ़ सकते हैं।
फिलहाल राग दरबारी का जो प्रकाशन है वो 1968 ईस्वी में लिखा गया और श्रीलाल शुक्ल का एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। इस पर श्रीलाल शुक्ल को 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इसमें पूर्वांचल के जो गांव हैं शिवपालगंज, उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा के संदर्भ में यह कथन किसका है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय या फिर भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। तो यह पूछा गया है किसका कथन है, तो यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेज शासक के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। यह कथन आवारा मसीहा के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। आवारा मसीहा जो है, आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया एक जीवनी है जो कि शरत चंद्र पर लिखी गई है। ठीक है, बाकी चलिए आगे देख लेते हैं हम। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरता का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़ियाँ, तमस, झरोखे या फिर बसंती। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा तमस। स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले पंजाब में जो पैदा होती है सांप्रदायिक तनाव जो पैदा किया जाता है वह और उससे जुड़ी हुई जो क्रूरता है उसका अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस उपन्यास जो है उसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में किया गया। यह भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तमस पर 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तमस में टोटल 5 दिन की कहानी है और तमस को और भी विस्तार में पढ़ना है तो हमारे चैनल पे हिंदी उपन्यास के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। 2 खंडों में विभाजित है यह उपन्यास। टोटल 13 प्रकरण हैं और पंजाब में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उन्हीं का विश्लेषण सूक्ष्म ढंग से यहाँ पे किया गया है। फिलहाल चलिए अगला हम देखते हैं अपना प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गंवारी, भाखापन या फिर तत्सम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा तत्सम। तत्सम शब्दों से अपनी भाषा को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी इंशाअल्लाह खां ने। इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को बाहर की बोली, भाखापन, गंवारी, तुर्की, फारसी, अरबी इत्यादि से दूर करने की प्रतिज्ञा की थी। तो किससे नहीं की थी? तत्सम से नहीं की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और देखिए कितने सूक्ष्मता से पूछा गया है प्रश्न को। चलिए आगे देख लेते हैं। सूची है, 2 सूची दी गई है, मिलान करना है पहले से दूसरी सूची का। विकल्प हम देख लेते हैं, विकल्प हमारा कौन सा इसमें सत्य होगा। तो पहले देखते हैं विकल्प कौन सा सत्य है। तो जो विकल्प हमारा इसमें सही है वो है दूसरा, अर्थात श्रृंगार मंजरी जो रचना है वह चिंतामणि की रचना है। साहित्यसार मतीराम की रचना है। श्रृंगार मंजरी जो रचना है चिंतामणि की उसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है और साहित्यसार जो मतीराम का रचना है उसमें यह जो रचना है वो रस और अलंकार से संबंधित है। नहीं सॉरी, साहित्यसार एक मिनट श्रृंगार मंजरी जो है वो चिंतामणि से है और साहित्यसार मतीराम से संबंधित है और ये नहीं है, ये रसराज और इनका जो ललित ललाम ग्रंथ है वो रस और अलंकार से संबंधित है। इसके अलावा चलिए देखते हैं रस सारांश जो है उसके रचयिता जो है वो भिखारीदास हैं, प्रेमचंद्रिका देव की है। तो हमारा जो विकल्प सही है वो है दूसरा। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है।
तो रचनाएं हैं मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। हम सभी अगर बात करें तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प है इसका डी, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ और इसमें द्विवेदी ये सारी रचनाएं जो हैं, पहली बात तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। कबीर, उसके उपरांत कबीर का प्रकाशन 1942 ईस्वी, उसके उपरांत हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी, 1970 ईस्वी है, 1970 ईस्वी है। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो चौथा। और ये सारी रचनाएं जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? सस्वर वाचन, गुनगुनाकर, मौन रहकर या फिर ऊंचे स्वर में? तो फिर अगर हम देखें तो इस प्रश्न का विकल्प सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है मौन रहकर, अर्थात सी। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में लिखा गया हरिवंश राय बच्चन का चर्चित आत्मकथा है। ये 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इस रचना के लिए इन्हें सरस्वतीय सम्मान भी मिला है। चलिए आगे देखते हैं। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? पहला है, प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है चौथा, बी और डी, अर्थात बी और डी। चलिए आगे हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं? व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने को मजबूर है, या फिर आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, या फिर कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, या फिर कवि शोक के गीत लिखता और बेचता है। सही उत्तर का चयन करना है। तो सही विकल्प जो हमारा इसमें होगा वह है दूसरा, ए और बी। ए और बी ये दोनों सही है। भवानी प्रसाद मिश्र का कहना है कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि जो है वो अपने गीत बेचने को मजबूर है, और आज का जो कवि है वो ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए भी बाध्य है। गीत फरोश जो कविता है इनकी, वह कवि कर्म के प्रति समाज और स्वयं कवित्व के बदलते हुए दृष्टिकोण को उजागर करती है। इसका अगर हम प्रकाशन देखें तो 1956 ईस्वी में गीत फरोश का प्रकाशन हुआ। इनका ये भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संकलन है, जिसमें प्रकृति, सामाजिकता और राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आचार्य शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? पहला है, निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण्य की प्रवृत्ति है। तीसरा है, निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। चौथा है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है विकल्प यहाँ पे दिया है, विकल्प देख लेते हैं। यहाँ पे विकल्प दिया है, विकल्प हमने यहाँ पे दे देते हैं आपको। पहला विकल्प है ए और बी, दूसरा विकल्प दिया गया है बी और सी,
तीसरा विकल्प दिया गया है ए और डी। चौथा विकल्प दिया है ए और सी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो विकल्प सही है वो तीसरा ए और डी। ए और डी अर्थात निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है, यह शुक्ल जी की कथन है। इसके अलावा निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है, यह भी शुक्ल जी का कथन है। तो ये दोनों जो हैं वो शुक्ल जी से संबंध रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये यहाँ पे दिया गया था। चलिए ये हमारा इसमें से तीसरा सत्य सा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कथन दिया है और कारण बताना है, दोनों में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। कथन है वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो हमें सही उत्तर का चयन करना है, दोनों सत्य हैं या फिर और सही व्याख्या करते हैं, या फिर दोनों सत्य हैं किंतु सही व्याख्या नहीं करते, एक सत्य है और आर असत्य है, या फिर ए असत्य है और आर सत्य है। तो अगर हम देखें तो सही जो विकल्प है वह है पहला, ए और आर दोनों ही सत्य हैं और दोनों एक आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियां दी गई हैं और हमें पहली सूची से दूसरी सूची का मिलान करना है और बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इधर दिया गया है कौन से जो कवि हैं वो कहाँ से संबंधित हैं, प्रवासी कवियों को दिया है। चलिए देखते हैं। अभिमन्यु अनंत जो हैं वो हम एक तरीके से देख सकते हैं कि ये मॉरिशस के हिंदी कथा साहित्य के सम्राट कहे जाते हैं। तो इनका संबंध कहाँ से है? मॉरिशस से। जोगिंदर सिंह कंवल, यह फिजी में हिंदी लेखन के भीष्म पितामह माने जाते थे। सूर्य प्रसाद वीरे, ये सूरी नाम के बहुत ही प्रमुख कवि और लेखक हैं। सहोदरा शिव का संबंध ट्रिनिटाड से है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो हमारा जो विकल्प सही होगा वह तीसरा सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? पूछा गया है। भारत को जगाता है, भारत की हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए। अंतिम अंक में भारत भाग्य जो है वो भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया 1875 ईस्वी में एक हिंदी नाटक है, इनके द्वारा लिखा गया, जिसमें टोटल 6 अंक हैं और आखिरी अंक में भारत भाग्य नामक एक पात्र है जो कि भारत को जगाने का कार्य करता है, वही यहाँ पे पूछा गया। सही विकल्प है पहला। चलिए आगे देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियाँ एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? तो इसमें विकल्प है एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है तीसरा क्षण। तीसरा क्षण से यह जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। एक साहित्य की डायरी 1964 ईस्वी में लिखी गई गजानन माधव मुक्तिबोध की निबंध रचना है। इसका पहला प्रकरण है तीसरा क्षण, जिसमें काल्पनिक कवि हैं केशव, उनके साथ बौद्धिक वार्तालाप को दर्शाया गया है। इसमें कवि ने संवाद शैली का प्रयोग किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है और हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, या फिर दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या फिर नहीं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि कारण दिया है
अंबेडकर दर्शन पर मात्र दलित विचार विमर्श कर सकता है। तो इसमें क्या सत्य है, क्या सत्य है वो हमें बताना है। तो इसमें जो सत्य है वो तीसरा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अंबेडकर का दर्शन है, बिल्कुल सत्य है, किंतु सिर्फ अंबेडकर दर्शन पर केवल दलित विचार विमर्श ही कर सकता है, यह बात असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष, कीर्ति केतु। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो हमारा पहला विकल्प सही है, ए और बी। ए और बी अर्थात प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी, यह लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। प्रहलाद चरित का समय है 1888 ईस्वी और यह जो कि एक नाटक है, 11 दृश्यों में रचा गया। और रणधीर और प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी में लिखी गई इनकी रचना है। यह अंग्रेजी ढंग पर लिखा गया नाटक है जिसकी कथा वस्तु काल्पनिक है। यह एक दुखांत नाटक भी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है। ए, वे इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। सही उत्तर का चयन करना है। तो विकल्प हमारे हैं ए और बी और सी और डी या फिर ए और डी। तो सही विकल्प जो है हमारा वह है ए और डी। ये इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही बात है। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा में रहते थे और इनकी रचना है वीर सिंह देव चरित्र, इनकी रचना है। और इनका एक और रचना है रामचंद्रिका जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियों का मिलान करना है। यहाँ पे जगह दी गई है और एक तरफ उपन्यास दिया गया है। किस उपन्यास में किस जगह का उल्लेख है। तो अभी अभी हमने पढ़ा शिवपालगंज, पहले लाहौर देख लेते हैं। लाहौर का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है। तो लाहौर का उल्लेख झूठा सच उपन्यास में किया गया है। झूठा सच उपन्यास के बारे में बताया कि इसका प्रकाशन वर्ष 1958 में प्रथम भाग और 1960 में द्वितीय भाग का हुआ। लाहौर से लेकर दिल्ली तक की कथा का वर्णन है। शिवपालगंज में राग दरबारी की कथा का उल्लेख है। 1968 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचा गया, जो कि पूर्वांचल का एक गांव है। वहां की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का चित्रण किया गया है। कान्यकुंज बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में लिखी गई। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया रचना है। कान्यकुब्ज कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था और बाणभट्ट वहाँ का दरबारी कवि था, इसलिए इस जगह का उल्लेख बाणभट्ट की आत्मकथा में किया गया है। अमृतसर का उल्लेख उसने कहा था नमक कहानी में हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो सही विकल्प होगा वह है, आप देख लिए कि सही विकल्प हमारा इसमें से कौन सा है। तो सही विकल्प है हमारा पहला, अर्थात 1 में 2, बी में 1, यही। चलिए आगे देख लेते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अमृतसर के बाजार का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। तो आदिम रात्र की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम या फिर रसप्रिया। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वो है पहला, आदिम रात्र की महक। यह ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। यह जो है वो रेणु द्वारा रचा गया एक कहानी संग्रह स्वयं है, जिसमें 14 कहानियाँ संकलित हैं, और यह स्वयं एक कहानी संग्रह है। और यह उसी में एक कहानी भी है, आदिम रात्र की महक, इसी कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी के नौजवान सहायक की जिंदगी की कथा का चित्रण किया गया है। इसके अलावा पंचलाइट, रसिक प्रिया, तीसरी कसम, ये सभी कहानियों का उल्लेख ठुमरी जो कि 1958 में प्रकाशित हुई, इसमें उसका उल्लेख है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुबेर राय के निबंध संग्रह हैं बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव
और दूसरी सतह। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा जो है वह है दूसरा बी और सी, कामधेनु और आगम की नाव। कामधेनु का समय है 1980 और आगम की नाव का समय है 2002। यह दोनों ही कुबेर राय की रचना है। यह इनका निबंध संग्रह है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। काव्यादर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती। सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करेंगे तो देखिए कौन सा हमारा विकल्प इसमें सत्य होगा। दूसरा, सर्वप्रथम काव्यादर्श। काव्यादर्श का समय है सातवीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी। इसके बाद आती है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यादर्श जो है वो दंडी की रचना है। इसमें 4 परिच्छेद और लगभग 650 श्लोक हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 8वीं सदी में लिखी गई। यह वामन की रचना है। अभिनव भारती, उसके उपरांत अभिनव भारती 10वीं सदी में लिखी गई अभिनव गुप्त की रचना है। 10वीं सदी में लिखी गई अभिनव गुप्त की रचना है। ये 7वीं में, ये 8वीं में, ये 10वीं में और औचित्य विचार चर्चा 11वीं सदी में लिखा गया। ये क्षेमेंद्र की रचना है। तो इस तरह से हमारा विकल्प सही हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें छंदों की तुकांता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारे कौन सा होगा? तो चौथा बी और सी, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, बिल्कुल सत्य है। और इसमें छंदों में जो है वो तुकांतता नहीं है। छंदों में तुकांतता नहीं है। तो यह हमारा सही है। बल्कि इसमें 27 नहीं बल्कि 17 सर्ग हैं। ये आप याद रखें। इसमें 27 नहीं बल्कि 17 सर्ग हैं। और इसमें मात्रिक छंदों का नहीं बल्कि इसमें मात्रिक छंदों का प्रयोग नहीं किया गया है। संस्कृत के छंदों का सहारा लिया है इन्होंने, इसी वजह से इसमें तुकांतता नहीं है। संस्कृत के छंदों का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सिंह सहाय, गिरजा कुमार माथुर या फिर कीर्ति चौधरी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है गिरजा कुमार माथुर। विष्णुकांत शास्त्री की का जो संस्मरण है सुधिया उस चंदन वन की, इसका जो शीर्षक है गिरजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है। 1992 में यह प्रकाशित हुई थी। और चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियों का मिलान करना है। फटाफट देख लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहली सूची से दूसरी सूची का मिलान करना है। रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। हमें बताना है कौन किसकी रचना है। सप्तपर्णी जो रचना है वो गिरिराज किशोर की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी में हुआ। और लौट आओ धार, यह जो रचना है वो दूधनाथ सिंह की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में हुआ। और इसमें जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की कविता और के बारे में और उन अन्य कवियों की स्मृतियों को चित्रित किया गया है। हम हसमत जो है वो कृष्णा सोबती का लिखा गया संस्मरण है, जो कि 1977 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित हुआ। आज का अतीत जो है वो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2003 ईस्वी है। यह इनकी आत्मकथा है, जिसमें उनके अतीत की झलकियां हमें देखने को मिलती हैं। इस तरह हमारा जो विकल्प सत्य है वह है
चौथा। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पद्धड़िया, कवित्त या फिर सवैया। तो इन्होंने जिस छंद का प्रयोग किया वह है कवित्त। इसका मुख्य छंद कवित्त है। अन्य छंदों में दोहा है, तोमर है, गाहा, आर्या आदि छंद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियों का फिर से मिलान करना है। पंक्ति दी गई है और मिलान करना है। प्रकृति जाके सोई अंग परी, स्वान पूछ कोटि जो लागे सुदिना काहू करी। यह जो पंक्ति है वह किसकी है? तो प्रकृति जाके जोई अंग परी, यह जो पंक्ति है वह सूरदास की पंक्ति है। यह सूर सागर के भ्रमर गीत से ली गई है, जिसमें गोपियां जो हैं उद्धव की तुलना स्वान अर्थात कुत्ते से करती हैं। दूसरी पंक्ति हम देखेंगे। बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो कीड़ा रास, चेहि न इच्छा झूलबे की ऐसी बुद्धि के ही पास। यह जो रचना है वह कबीरदास के दोहों से ली गई है, अर्थात कबीरदास जी की रचना है, जिसमें कबीरदास जी ने ईश्वर की रचना के विषय में कहा कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मनुष्य रूपी झूले का निर्माण किया है, जो कि उसके विरुद्ध कभी भी ना जा सके। इसके अलावा थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। यह मीरा की पंक्ति है, जो कि मीरा की पदावली से ली गई है। इसमें मीरा कहती हैं कि आपके रूप पर, श्री कृष्ण के रूप पर मीरा का मन रम गया है। उनका मन कुल और कुटुंब में अब नहीं लगता। गुरनित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दंभी नीति की भावई। यह तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ली गई है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, वे मुझे नित्य समझाते थे पर मैं ही उल्टा क्रोध करता था। तो ये सब बातें हैं इस पंक्ति की। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प सत्य है वो तीसरा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। कन्यादान, परीक्षा, सच्ची वीरता या फिर बसंत की हवा। सही उत्तर का चयन करना है। सही विकल्प जो हमारा होगा वो क्या होगा बताइए? वह विकल्प है चौथा, ए और सी, अर्थात कन्यादान और सच्ची वीरता। यह अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के टोटल 6 निबंध हैं। पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, और भी कुछ हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इस काव्यांश का जो है वो प्रतिपाद्य है। क्या प्रतिपाद्य है वह पूछा गया है कि स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, या फिर स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा वह है दूसरा, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के परिवर्तन नामक कविता से ली गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो इस पंक्ति की इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है यह पूछा गया है। राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है, या फिर नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है, या फिर नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है, या फिर राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इसमें चौथा कथन जो है वो सत्य है कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है कि हे राधिके सुजान, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर दूं। तुम परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। तुम तो मतलब मोहन के, श्री कृष्ण के हृदय में बसती हो,
उसी प्रकार जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण को हृदय में धारण किया जाता है, उसी प्रकार तुम मोहन के उर में बसती हो। चलिए आगे देख लें, ये तो इसका अर्थ था। फिलहाल निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? टेन, हीगल, विको या फिर वाल्टेयर। तो इसमें सही विकल्प है हीगल। हीगल के अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचियों का मिलान करना है, 2 सूचियां दी गई हैं, उन्हीं का मिलान करना है और हमें सही उत्तर का पता करके बताना है। चलिए मिलान करते हैं। दलित जीवन हमें किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो हम सभी जानते हैं कि दलित जीवन हमें किस उपन्यास में देखने को मिलता है? धरती धन न अपना, धरती धन न अपना, जो कि 1972 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है जगदीश चंद्र जी का, जिसमें स्वाधीनता पूर्व पंजाब के ग्रामीण दलित के नारकीय जीवन और उच्च वर्गों द्वारा उन पर किए जाने वाले शोषण का यथार्थ चित्रण हुआ है। राजनीतिक बोध जो है वह हमें तमस उपन्यास में देखने को मिलती है। यह 1973 ईस्वी में लिखा गया भीष्म साहनी द्वारा उपन्यास है, जिसमें भारत विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। जीवनी परक उपन्यास जो है वह मानस के हंस में हमें देखने को कह सकते हैं देखने को मिलता है। 1972 में यह उपन्यास लिखा गया। इसके अलावा आत्मकथात्मक शैली जो है वो शेखर एक जीवनी में देखने को मिलती है, जिसका प्रकाशन वर्ष प्रथम भाग का 1940 या कहीं कहीं 41, द्वितीय भाग का 1944 में मिला, जिसके लेखक स्वयं अज्ञेय हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार इसका विकल्प कौन सा सत्य होगा? इसका विकल्प जो सत्य होगा वो दूसरा। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर से मिलान करना है, हमें मिलान करना है, रचनाएं हैं और हमें मिलान करके बतानी है कि कौन किसकी रचना है। चित्तौर का सर्वनाश, यह किसकी रचना है? जो चित्तौर का सर्वनाश रूप नारायण पांडे की रचना है। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। जुलूस रुका है विवेकी राय की रचना है। और गांव का मन जो है वो विद्यानिवास मिश्र की रचना है। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सही है वह है ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। पंक्तियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत के सुंदरता का आलोक नामक कविता से ली गई है और जिसका संकलन युगांत काव्य संग्रह में किया गया है। चलिए इसमें मन की सुंदरता का जीवन में क्या महत्व होता है वो बताया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। दूसरा, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। तीसरा, दूसरी कोट की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। चौथा, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सही उत्तर है, कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो जो विकल्प हमारा सत्य होगा वो है तीसरा, बी और डी। इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, यह शुक्ल जी का कथन है। और डी, उसमें घटनाएं ही बोल पड़ रही हैं, पात्रों को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुराइन के, जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। तो इसमें जो है वो पूछा है कि इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रेयसी रूपवती है या फिर प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं या फिर प्रेयसी निर्दय है या फिर प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। मुख कमल समीप सजे हैं दो किसलय से पुराइन के, जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। तो इसमें जो है जो ये छंद है उसमें प्रेयसी के निर्दय प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है, अर्थात हमारा यहाँ पे तीसरा कथन सत्य होगा।
इसमें मतलब बोला है कि कमल रूपी मुख के समीप कमल के पत्तों के समान दो कान सुशोभित हो रहे हैं, परंतु पानी की बूंद जिस प्रकार नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार निर्दय प्रेयसी के कानों में किसी का दुख ठहर नहीं सकता। यह बताया गया है। यह आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया, जो इनकी रचना है आंसू 1928 में रची गई, उससे ली गई है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर से मिलान करना है हमें। मिलान करेंगे, देखिए मिलान करते हैं। प्लेटो की रचना यहाँ पे कौन है, तो चलिए हम देख लेते हैं प्लेटो की रचना कौन सी है इसमें। तो जो प्लेटो की रचना है वो है इयान। WK की रचना कौन है, WK द्वारा रची गई रचना लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट स्टोरी, ये इनकी रचना है। कॉलरिज की रचना कौन सी है, तो लेक्चर ऑन शेक्सपियर। फ्रेंड रेमंड लिविस की रचना है द ग्रेट ट्रेडिशन, अर्थात हमारा विकल्प सही होगा पहला। चलिए आगे देखते हैं। अगला विकल्प है हमारा आयोग दिया है और कब सन में किस आयोग का गठन हुआ, यह बताया गया है। तो हमें मिलान करके बताना है कौन सा सत्य है। राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ वो 7 जून 1955 ईस्वी में हुआ। 7 जून 1955 ईस्वी में श्री बी खरे की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए 1956 में हिंदी भाषा के विकास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, मुख्य रूप से 1955। राष्ट्रपति का जो आदेश 1960 ईस्वी में जारी हुआ। लोक भाषा में 20 सदस्य और राजभाषा के 10 सदस्यों की एक समिति और प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए प्रयुक्त की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया 1960 में। राजभाषा अधिनियम जो है वह वर्ष 1963 में बनाया गया, जो कि वर्ष 1967 में संशोधित कर दिया गया था। फिर से राजभाषा नियम जो है वह 1976 से संबंधित है। इस नियम का विस्तार तमिलनाडु राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर है। इसमें भी संशोधन समय समय पर हुआ है, जैसे 87 में, 2007 में और 2011 में। चलिए आगे देखते हैं इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। विकल्प हमारा पहला सही है। फिर से आप लोग मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, यूनानी, लैटिन, फारसी या फिर अरबी। तो अरबी जो है वो आर्य भाषा में शामिल नहीं है, बाकी सारी आर्य भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, राय, खेत, दाहिना या फिर कवि। तो कवि जो है वो तद्भव शब्द नहीं है, कवि तत्सम है। चलिए आगे देखते हैं। पुरुरवः, पुनरस्तम परेहि, दुरापनावात इवाहमस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद या फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है फर्स्ट, पहला सही है, ऋग्वेद। उर्वशी का जो तृतीय अंक है उसका बीज स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 8वें अनुवाद के 95वें सूक्त में यह मिलता है। ऋग्वेद की यह जो कथा है शतपथ में और भी विस्तार रूप से कही गई है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया यह गीति नाट्य है उर्वशी, जो कि संबंधित है यह पंक्ति। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंध नहीं है, मुन्नर, सोमर, मुदेस्सर या फिर मुनेस्सर। तो इसमें मुदेस्सर जो है वो रचनाकार के परिवार से संबंध नहीं रखता, और मुन्नर जो है वो लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई हैं।
सोमर जो है वो लेखक का जो पिता है उसके ये सबसे छोटे भाई हैं, ये सबसे बड़े भाई हैं। और मुनेस्सर जो हैं वो लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई हैं, इनका संबंध नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो अस्मिता के लिए आलोक पर्व, बकलम खुद, मन पवन की नौका, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आएगा चौथा, बकलम खुद। इसका जो प्रकाशन हुआ वह 1951 में हुआ। इसके निबंधकार जो हैं नामवर सिंह हैं। आलोक पर्व का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके निबंधकार हैं। अस्मिता के लिए 1981। इसके जो निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र हैं। और मन और पवन 1982। इसके जो निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होगा चौथा। चलिए अगला प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं एलन ट्रेट, टिलियर्ड, क्लिंथ ब्रुक्स, सर विलियम एम्परसन। तो सही विकल्प है हमारा तीसरा, क्लिंथ ब्रुक्स। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो दिया है शेखर एक जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर मैलांचल। इसमें मतलब हमें क्रम लगाना। ये हमने अपने वीडियो में अभी हमने 1-2 दिन पहले कल ही हमने ये वीडियो अपलोड किया है और उसमें हमने बताया है क्रम से जो हमारे उपन्यास सिलेबस में लगे हैं उन्हें हमने क्रम से प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम से बताया हुआ है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चौथा विकल्प हमारा सत्य होगा। शेखर एक जीवनी 1940 या फिर 41। उसके उपरांत बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। उसके उपरांत मैलांचल 1954 और तमस 1973। चलिए आगे देखते हैं। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तकें हैं। इसमें दिया गया है मेरी जीवन यात्रा, विस्मित यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 100 वर्ष। सही विकल्प का चयन करना है कि कौन कौन सी हैं और कौन नहीं है। तो इसमें से कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें सही विकल्प जो है वो है तीसरा, सी और डी, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 100 वर्ष। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 और मैं तिब्बत में 100 वर्ष 1937। ये दोनों जो हैं वो राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तकों से संबंध रखती हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसमें अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह कथन किसका है? देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नामवर सिंह या फिर भवदेव पांडे। तो यह भवदेव पांडे की पंक्ति है। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, भुवन, सरस्वती और प्रशांत। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन है और कौन नहीं है। तो सही विकल्प जो है वह है भुवन जो है वो नदी के द्वीप का पात्र है। सरस्वती जो है वह शेखर एक जीवनी का पात्र है। तो इस तरह हम देख सकते हैं हमारा जो विकल्प सही होगा वो तीसरा, बी और सी। चलिए राधिका और प्रशांत नहीं है। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी और जिंदगी नामा। देखिए फिर से सिलेबस के ही उपन्यासों को क्रम वाइज पूछ लिया है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सही उत्तर हम बताएंगे। तो सही उत्तर का इसमें कौन सा होगा? तो इसमें सही विकल्प जो है वो है पहला, बी, झूठा सच। झूठा सच जो है वो 1958 और 60। इसके उपरांत राग दरबारी 1968। उसके उपरांत मानस का हंस 1972। उसके उपरांत जिंदगी नामा 1979। चलिए आगे देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। सौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी या फिर वर्तमान हिंदी। सही क्रम से अगर हम लगाएंगे
सबसे पहले कौन सा आएगा क्रम? सबसे पहले आएगा सौरसेनी, सौरसेनी अर्थात ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। इस प्रकार हमारा सही है पहला। मिलान आप स्वयं कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जयपाल सात्र। तो इसमें से जो नहीं है वह है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड जो है वह एक प्रवासी अमेरिकी कवि और आलोचक हैं, और यह जो है वो अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं, बाकी सारे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? यह गोदान के किस पात्र की है? तो यह धनिया बोलती है, धनिया ने यह बोला है। गोदान 1936 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। चलिए उपन्यास है जिसे महाकाव्य हम कह सकते हैं। महाकाव्यात्मक तत्व देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषता है? जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करके बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। सही विकल्प जो है वो है दूसरा, ए और सी, जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध। ये दोनों अस्तित्ववाद की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ती हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है, विकल्प देख लेते हैं, नगेंद्र, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो यह जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। और यह कथन इन्होंने जो है, इनका जो कथन है वो काव्य चिंतन से संबंधित है, जो कि कविता क्या है ना से इन्होंने, कविता क्या है में इन्होंने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचा गया नहीं है? सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे या फिर कथा कहो उर्वशी। बताना है कौन सा विकल्प सही है कौन सा नहीं सही है। तो इस प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा? सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी, ये दोनों ही इनकी रचना नहीं है। इस प्रकार हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी और बी, अर्थात इसमें हमारा जो विकल्प होगा ए और डी नहीं, एक मिनट हमारा इसमें देखिए सीमाएं टूटती हैं जो है वो है श्रीलाल शुक्ल का, सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का है, तो यह इनका नहीं है। और कथा कहो उर्वशी देवेंद्र सत्यार्थी का है, तो यह भी इनका देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। और श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं। इस तरह से यह दोनों इनका अच्छा पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ए और डी नहीं है, अर्थात हमारा विकल्प सही होगा चौथा। चलिए आगे देखते हैं। लगे तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोह पियो बिन छाजन भई गाढ़ी, तन तिनौर भा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगर जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो यह कथन किसका है? चंद्रवली पांडे का, रामचंद्र शुक्ल का, माता प्रसाद गुप्त का या फिर श्याम मनोहर पांडे का यह कथन है। तो यह जो कथन है हम कह सकते हैं यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कहा है। इन्होंने नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि घोषित भी किया हुआ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? कामवृत्ति, पाठ रचना, अहम या फिर मनोविश्लेषण पद्धति। तो जो नहीं है वो है पाठ रचना, बाकी सबका है। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 या फिर भाग
2004 में। तो कविता क्या है, चिंतामणि भाग 1 में संकलित है और भाग 1 का जो प्रकाशन है 1939, भाग 2 का 1945, भाग 3 का 1983, भाग 4 का 2004। चिंतामणि भाग 1 इसके पहले विचार और वीथी के नाम से भी प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। इस निबंध में कविता के विषय में गहराई से जानने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार यह जो सेट था नवंबर में 2021 नवंबर का था सॉल्व पेपर। तो हमने इस प्रश्न को पूरा सॉल्व किया। आगे हम फिर से एक सॉल्व पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। धन्यवाद।